हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी के लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बेटे, रूम टेम्परेचर पर हमारी ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में एक ऐसी धातु है जिसका नाम है मरकरी, अर्थात जिसे पारा भी कहते हैं, जिसका प्रतीक है Hg। ये रूम टेम्परेचर अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यानी NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये बेटे द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, अर्थात हम चाकू से आसानी से उस धातु को काट सकते हैं जिसका नाम है सोडियम Na। और बेटे ये वातावरणीय ऑक्सीजन से या नमी में उपस्थित जल में उपस्थित ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया कर लेती है, इसलिए इसे केरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी के तेल में रखते हैं और इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उस धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। अर्थात ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक आपकी सिल्वर अर्थात चांदी जो धातु है, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। अर्थात ये कॉस्टली होने के कारण इसके ज़्यादातर वायरिंग नहीं की जाती, लेकिन सबसे बेस्ट ये आपकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी इसकी सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की कुचालक होती है, उस धातु का नाम बताना है जो ऊष्मा की बैड कंडक्टर है, अर्थात अच्छी चालक नहीं है यानी कुचालक है। तो बेटे, आपकी पीरियोडिक टेबल में एक धातु है जिसका नाम है पीबी लेड, जिसे सीसा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये बेटे वो धातु है जो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। ये कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट से भी इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, अर्थात ये ग्रेफाइट से भी कम ऊष्मा का चालन करता है, अर्थात ये बैड कंडक्टिविटी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ क्या है? यानी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, धातुओं की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, उनमें एक वर्ण आता है आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य, आघात वर्ध का बेटे वास्तविक अर्थ होता है, आघात का मतलब होता है चोट मारना और वर्ध का मतलब होता है फैलना। अर्थात जब किसी धातु पर हथौड़े से चोट मारते हैं तो वो पतली चादर के रूप में फैल जाती है, पतली चादर के रूप में क्या हो जाती है? फैल जाती है। अर्थात आघात वर्ध का मतलब है चोट मारना। और तन्य बात करते हैं तन्य की, तन्य का मतलब होता है तनना अर्थात खींचना। जब किसी धातु को खींचते हैं तो उससे पतले तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात इन दोनों का अर्थ ये है, इसका मतलब है फैलना और इसका मतलब है तन्ना, अर्थात खींचने पर तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सोडियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वातावरणीय ऑक्सीजन तथा जल में उपस्थित ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया कर लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, यानी भाप के साथ आयरन। जब आप आयरन को, आयरन मीन्स लोहा, अर्थात जब आयरन को आप भाप के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित कीजिए। तो आयरन को किसके साथ रिएक्ट करा दें? आयरन को रिएक्ट करा दें, भाप का मतलब वाटर से होता है, भाप का मतलब किससे है? वाटर से। जब आप ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये जब धातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। अर्थात ये क्या बना देगी? Fe3O4 प्लस क्या निकाल देगी? H2 गैस को निकाल देगी। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो यहाँ 4 कर दो, और यहाँ आयरन कितने हैं? 3, तो यहाँ 3 कर दो। अर्थात ये इस प्रकार, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 या 8, अर्थात यहाँ कितने? 2, यानी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया। तो बेटे क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि भाप के साथ आयरन की क्रिया। दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया। अब जल के साथ कैल्शियम की क्रिया करके दिखाएं।
यहाँ पर हमने कैल्शियम लिया प्लस H2O। जल के साथ जब भी धातु क्रिया करती है, जब आपकी क्षारीय धातु, तो ये क्षारीय मृदा धातु है, ये बेटे क्या करती है, जब इसकी रिएक्शन कराती है जल के साथ, तो ये कैल्शियम यानी धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। और धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, प्लस में क्या निकाल देगी आपका, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकाल देगी, प्लस H2 गैस देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम के साथ। पोटेशियम के साथ आप क्या करोगे, जल की क्रिया कराओगे। जल की क्रिया कराओगे तो पोटेशियम इससे भी अधिक सक्रिय धातु है, अर्थात ये पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, धातु हाइड्रोक्साइड बना देता है। KOH प्लस क्या निकाल देगा, H2 निकाल देगा, अर्थात ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कीजिए या लिखिए। तो आप अभिक्रियाशील धातु यानी ऐसी धातु जो अभिक्रियाशील हो और उसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ इस रिएक्शन को कराओगे तो ये आराम से उसके साथ रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि मान लो हमारे पास है, जैसे हमारे पास है पोटेशियम, और पोटेशियम धातु हो, यह सक्रिय अभिक्रियाशील धातु है। अब इसे अभिक्रियाशील नहीं, सॉरी, ये क्रियाशील धातु है। यहाँ क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, अभिक्रियाशील की बात कर रहा है। अभिक्रियाशील धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो बेटे जब भी हम अभिक्रियाशील धातुओं की, यानी जो अभिक्रियाशील धातु होती हैं, अभिक्रियाशील धातुओं की क्रिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं। इसके साथ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, धातु सल्फर के साथ रिएक्ट हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कह रहा है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपके पास क्या है, आयरन, क्या है, आयरन, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 से। तो जब H2SO4 की इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये आपका आयरन हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देगा और क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, यानी फेरस सल्फेट बना देगा, प्लस क्या निकाल देगा, H2 गैस निकाल देगा। यहाँ पर भी H2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट, अब बेटे जिंक जो है Zn धातु है जो सक्रियता श्रेणी में आपके आयरन मतलब लोहे से ऊपर आती है, अर्थात ये आयरन से अधिक क्रियाशील होती है। जिंक जो है ये आपके FeSO4 आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है, तो जिंक का सक्रियता श्रेणी में स्थान ऊपर होता है और हाइड्रोजन का, सॉरी, आयरन का नीचे होता है। इसलिए जिंक हाइड्रोजन को इसके लवड़ी विलयन से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, अर्थात यहाँ कंपाउंड बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में क्या हो जाएगी, आयरन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ये इसका रासायनिक समीकरण बन गया, रासायनिक अभिक्रिया लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए, अब सोडियम आपका क्या है, सोडियम धातु है जिसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सोडियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इसके आउटरमोस्ट में पाया जाएगा, जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2,8,1 आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बिंदु दिखा रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में हम इस प्रकार देख सकते हैं, हमारा सोडियम का नाभिक है और इसमें 3 क्या हैं, कक्षाएं हैं, जिसमें पहले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, निकाल देता है। तब ये क्या बना देता है, सोडियम आयन बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम आयन बना देता है। ठीक इसी प्रकार ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के लिए बताइए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए दिखाएंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2,6 बनेगा। अर्थात इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगा। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अर्थात यही इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम। अब बेटे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,2 आएगा। अब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। अब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, निकाल देगा। अर्थात ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2,8 रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स 2 निकालेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अर्थात 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्यों। बेटे आयनिक यौगिक जो होते हैं इनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषाएं दीजिए। निम्न पदों में पहला पद है आपका मिनरल्स यानी खनिज। अब खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, यानी पृथ्वी की भूप्रकृति में जो कुछ भी पदार्थ हम निकालते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज। दूसरा पॉइंट है अयस्क। अयस्क मतलब और। अब जो अयस्क क्या है, तो बेटे खनिज से कम खर्चे पर तथा आसानी से धातु प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है गैंग। गैंग या आधात्री एक ही बात होती है, गैंग या आधात्री एक ही बात होती है बेटे। अर्थात जब अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां, रेत, मिट्टी, कंकड़ ये मिले होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी 2 धातुएं बेटे आपकी हैं, एक तो सोना है और दूसरी प्लेटिनम है। अर्थात सोना और प्लेटिनम ये दोनों वो धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो बेटे धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हमने कल ही की वीडियो में बताया है कि जब निस्तापन और भर्जन किया जाता है धातु के शोधन में, जब हम आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो प्रोसेस करते हैं जिससे हमारे ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उन ऑक्साइडों का कार्बन के साथ, यानी कार्बन के साथ, धातु ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया करके उसका अपचयन कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। इसी को अपचयन करते हैं जिससे हमारी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती। तो बेटे वो धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती हैं जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है। अर्थात कह सकते हो सोना और प्लेटिनम वो धातु हैं जिनका आसानी से संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होते हैं। अब बेटे मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातुएं वो होती हैं जिनको एक धातु को दूसरे धातु के साथ उनकी गलित अवस्था में लेकर के मिला करके उन्हें ठंडा कर लिया जाता है, अर्थात उससे नई धातु प्राप्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर है और कॉपर हमारा धातु है यानी सॉलिड होती है। अब इसे गलित अवस्था में लाकर, अर्थात इसे पिघलाकर
इसको पिघलाकर, और जिंक धातु जो हमारी ये भी धातु है, इस धातु का मतलब इससे ऐसी धातु है जिसे पिघल नहीं सकती, या मतलब ये उसके गलनांक पर पिघल नहीं रही है, तो इसका पाउडर फॉर्म ले सकते हैं और उसको इसके साथ मिला करके, यानी कॉपर और जिंक को मिला करके जो हम मिश्रित धातु बना रहे हैं, इसका नाम बन जाएगा पीतल। यानी पीतल क्या है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। अर्थात मिश्र धातु आपकी समझ में आ गई होगी, जब दो धातुओं को आपस में पिघला करके मिला दिया जाता है और ठंडा करके जो नई धातु प्राप्त करते हैं उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल कॉपर और जिंक की है, जैसे कांसा कॉपर और टिन की है। तो जैसे बहुत सारी धातुएं हैं जिनको आपस में मिला करके मिश्र धातु बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिश्र धातु हम धातु और अधातु से भी बना देते हैं। जब हम अधिक मात्रा में धातु लेते हैं, उसे पिघला करके उसमें अधातु को चूर्ण के रूप में पीस करके आपस में कंपोजिट कर लेते हैं, जिससे नई धातु प्राप्त हो जाती है। उसको भी मिश्र धातु का रूप ही दिया जाता है, क्योंकि वहाँ सॉल्वेंट के रूप में मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की मात्रा कम होती है। इस प्रकार हमने ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है। यानी NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeS4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो बेटे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रिएक्शन है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये पहले कह रहा है कि कॉपर NaCl के साथ रिएक्शन करे। तो बेटे NaCl में Na जो धातु है ये लवण है और ये अधिक सक्रिय है, तो ये इस क्रिया को नहीं कर पाएगा, अर्थात ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा कह रहा है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम, MgCl2 की बात कर रहा है और प्लस एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। अब Mg का स्थान सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम से ऊपर है, अर्थात ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है FeS4 विलयन एवं सिल्वर धातु, यानी कि FeSO4 प्लस Ag। अब Ag का स्थान आयरन से नीचे है, अर्थात ये भी रिएक्शन नहीं होगी। अर्थात चौथा ऑप्शन सही है, AgNO3 प्लस कौन सी धातु, कॉपर। अब आपने देखा सक्रियता श्रेणी में Ag से कॉपर का स्थान ऊपर होता है, अर्थात कॉपर Ag लवण से क्या कर देगी, इसको विस्थापित कर देगी। अर्थात यहाँ बन जाएगा CuNO3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, Ag क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। अर्थात ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है। यह यौगिक जल में विलय होता है। यह तत्व क्या हो सकता है। अब कोई धातु है, ऑप्शन है आपके कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, लोहा। इनमें से कौन सा वो धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना देता है और यह यौगिक जल में क्या होता है, विलय होता है। यह तत्व कौन सा है। तो बेटा आपने देखा है, ऑप्शन है इसमें पहला कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है इसमें ऑप्शन लोहा, Fe। इनमें से कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना देता है, यह जल में विलय होता है। यह तत्व कौन सा है। तो बेटे आपको हम बात बताते हैं कि यहाँ पर हम बात लेते हैं, मान लो पहला एलिमेंट हमने लिया, पहला एलिमेंट है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना है, अर्थात ये उच्च गलनांक वाला पदार्थ होता है, ठीक है। और ये जल में क्या होता है, चूने को जल में घोला जा सकता है, अर्थात ये चूने को जल में विलय कर सकता है। यह तत्व क्या होगा, कैल्शियम होगा। मेरे हिसाब से कैल्शियम ही सही है। यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड तो बना देगा लेकिन उसका गलनांक उच्च नहीं होगा और ये जल में विलय उच्च ताप पर जल में विलय कर सकते हैं। सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड बना देगा, ये भी ऑक्साइड बना देगा, गलनांक भी उच्च होंगे लेकिन ये जल में विलय नहीं होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा बेटे सही, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है
टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है? तो बेटे टिन एसएन टिन है और बात हो रही है जिंक की। अब देखो जिंक का स्थान टिन से ऊपर होता है, तो अब जो इससे मिल रहा हो कि टिन का स्थान जिंक से ऊपर है, ऐसा ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये बात सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो आपके अम्लीय ऑक्साइड तथा क्षारीय ऑक्साइड का पालन करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, इनके नाम बताइए। तो बेटे तनु अम्ल से, तो तनु अम्ल से जो सक्रिय धातु होगी वो आसानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, यानी हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। और आपका जो कम क्रियाशील होगी, अर्थात हम बात करें सोने और कॉपर या चांदी की, तो ये उसके साथ क्रिया नहीं कर पाएंगी, अर्थात हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो ये बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके दो मेथड हो सकते हैं कि लोहे पर पेंट कर दी जाए, एक मेथड है, यानी संचार से बचाने वाले जो उपयोग हैं वो यहाँ पर यूज कर लो। एक तो पेंट कर दो और दूसरा यशत लेपन कर दो, यानी कि जो लोहे पर हम विभिन्न प्रकार की धातु की परत चढ़ा दें उसे यशत लेपन कहते हैं, यानी जिंक की परत चढ़ाना यशत लेपन कहलाता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो उसका संचारण बच जाएगा, इसी को यानी वो इसलिए लोहा जंग से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके शेष रह गए हैं वो बेटे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आंसर्स बड़ी संतुष्टि के साथ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।